राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय पर अध्ययन करेंगे और वो रोचक विषय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ, जिसे शांति रचना कहा जाता है। शांति रचना क्या है? शांति रचना से क्या अभिप्राय है? शांति रचना कितने प्रकार की होती है? शांति रचना के आधार क्या हैं? तो आइए आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से जुड़ा हुआ है डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ पीस। साधारण शब्दों में मन की स्थिर अवस्था को शांति कहा जाता है, यानी मन की वृत्तियाँ एक स्थान पर केंद्रित है तो हम कहते हैं कि मानसिक शांति है। और मानसिक शांति है तो इसका मतलब शारीरिक शांति भी है। मन में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं है तो मानसिक शांति दिखाई देती है। शांति एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें भय, घृणा, वैमनस्य व क्रोध इत्यादि व्याप्त ना हो। मन की अस्थिर अवस्था, चंचल अवस्था, भ्रमित अवस्था अशांति को पैदा करती है। यानी मन की वृत्तियाँ बिखरी हुई है, मन चंचल है, मन के अंदर संकल्प विकल्प उठ रही हैं, मन भ्रमित स्थिति में अनेक दिशाओं में घूम रहा है बार बार, तो इसका मतलब मन अशांत है। मन अशांत है तो शरीर भी अशांत हो सकता है। जब राष्ट्रों में एक दूसरे के प्रति भय, घृणा, टकराव व प्रतिशोध का अभाव होता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति कहलाता है। अगर राष्ट्रों में एक दूसरे के प्रति भय होता है, घृणा है, टकराव है, संशय है, प्रतिशोध है, तो इसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अशांति है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में राष्ट्रों के बीच युद्ध विराम, संघर्ष या तनाव में ठहराव को अंतर्राष्ट्रीय शांति कहा जाता है। जब राष्ट्रों के बीच युद्ध या युद्ध जैसी स्थितियां नहीं हैं, कोई बड़ा तनाव टकराव नहीं है, तो इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति कायम है। प्रश्न उठता है कि शांति रचना क्या है? पीस मेकिंग। शांति रचना से अभिप्राय है कि विवादित पक्षों के बीच तनाव, टकराव व संघर्ष को रोकने का प्रयास करना। दो या दो से अधिक पक्षों में राष्ट्रों के बीच किसी प्रकार का टकराव है तो उसको रोकने का प्रयास ही शांति रचना कहलाता है। तनाव को रोकने का प्रयास शांति रचना कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति रचना का अभिप्राय है कि विवादित या संघर्षशील राष्ट्रों में के मध्य संघर्ष बढ़ने या युद्ध की संभावना को रोकने का प्रयास करना। यानी युद्ध होने से पहले युद्ध को रोकने का प्रयास करना। तनाव टकराव बढ़ने से पहले तनाव टकराव को रोकने का प्रयास करना पीस मेकिंग यानी शांति रचना कहलाता है। शांति रचना को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो पीस मेकिंग है, युद्ध से पहले की जो स्थिति है ताकि शांति बनी रहे, उसको हम दो दृष्टिकोणों में विभाजित कर सकते हैं, नकारात्मक शांति रचना और सकारात्मक शांति रचना। नकारात्मक शांति रचना क्या है कि दुनिया में अस्त्र शस्त्र संघर्ष, सैन्यीकरण, सैन्य प्रदर्शन व युद्ध का पूरी तरह से अभाव, जिसमें पूरे विश्व के लोगों में शांति बनी रहती है। यानी एक प्रकार से दुनिया में अस्त्र शस्त्र ना हो, सैन्य संघर्ष ना हो, सैन्य प्रदर्शन ना हो, युद्ध बिल्कुल ना हो और लोगों में शांति बनी रहे, ये नकारात्मक विचार है। ये संभव नहीं हो सकता क्योंकि राष्ट्रों के पास अस्त्र शस्त्र है, राष्ट्र सैन्य बजट को बढ़ा रहे हैं, राष्ट्र अपने राष्ट्रीय उत्सव पर सैन्य का प्रदर्शन करते हैं। इस तरह के जितने भी सैन्य क्षेत्र के नए इंस्ट्रूमेंट आते हैं, नए विमान आते हैं, लड़ाकू विमान आते हैं, या नई कोई रिसर्च होती है या नई मिसाइल का निर्माण होता है, तो ऐसे राष्ट्र जो है राष्ट्रीय उत्सव पर ऐसे सैन्य प्रदर्शन करते रहते हैं और ऐसे प्रदर्शनों का ना होना नकारात्मक शांति कहलाता है। उदाहरण के लिए दूसरे विश्व युद्ध के विध्वंसक परिणामों से द्रवित होकर जापान ने अस्त्र शस्त्रों व सैन्यकरण से अपना ध्यान हटा लिया और औद्योगिकरण पर बल दिया।
तो ये नकारात्मक शांति रचना का एक बड़ा उदाहरण है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है सकारात्मक शांति रचना। यानी सकारात्मक दृष्टि से शांति रचना कैसे की जा सकती है कि पूरी दुनिया में अस्त्र शस्त्र, सैन्य सामग्री व सैन्यकरण के बावजूद टकराव, संघर्षों व युद्धों को टालने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखना। यानी वर्तमान आणविक युग में हम इस बात से पूरी तरह से इनकार नहीं कर सकते कि कहीं पर भी अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे, सैन्य सामग्री नहीं होंगी, सैन्य क्षेत्र में नई रिसर्च नहीं होंगी, नई मिसाइलों का, लड़ाकू विमानों का, टैंकों का निर्माण नहीं होगा, उनका संग्रह नहीं होगा, ये संभव नहीं है। लेकिन ये सब होने के बावजूद इनका मिनिमम प्रयोग हो और राज्यों के बीच शांति बनी रहे, उसके लिए प्रयास करना सकारात्मक शांति रचना कहलाता है। उदाहरण के लिए जून 1920 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत व चीन की सेनाओं के बीच हिंसक टकराव को युद्ध में बदलने से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दोनों पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय शांति की अपील करना। ये जो है एक प्रकार से सारी सैन्य स्थितियों के बावजूद जो है युद्ध को टालने के लिए, युद्ध जैसी स्थितियों को टालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना सकारात्मक शांति रचना कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि शांति रचना के आधार क्या है, शांति रचना कैसे की जा सकती है, शांति कैसे बनाई जा सकती है, शांति को हम कैसे बनाए रख सकते हैं। इसके बहुत सारे आधार हैं। विशेष करके शांति रचना का एक प्रमुख आधार लोकतांत्रिक प्रणाली है। जिस देश की शासन प्रणाली लोकतांत्रिक ढांचे पर आधारित नहीं है, वहाँ नागरिकों का समान रूप से सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, वहाँ अशांति स्वाभाविक। भेदभावपूर्ण व्यवस्था से जन आक्रोश बढ़ता है। जिस देश में संविधान नहीं है, नियम व्यवस्थाओं का परिपालन पूरी तरह से नहीं किया जाता, तो वहाँ पर भी अशांति स्वाभाविक है। विश्व के अनेक देशों में वास्तविक लोकतंत्र न होने से शांति रचना का मार्ग अवरुद्ध होता है, क्योंकि किसी भी देश का घरेलू संकट या उसका राष्ट्रीय संकट जो है, गृह युद्ध जैसी स्थिति है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तनाव और टकराव को पैदा करती है, दूसरे राष्ट्रों को युद्ध या युद्ध जैसी स्थितियों के लिए प्रेरित करती है। इसमें उदाहरण दिया जा सकता है कि अमेरिका में अश्वेत व श्वेत के बीच संघर्ष, भारत में सांप्रदायिक व जातीय संघर्ष, म्यांमार में सांप्रदायिक संघर्ष, अफ्रीकन राज्यों में जनजातीय संघर्ष अशांति के उदाहरण हैं। और ऐसे राष्ट्रों में जो घरेलू संकट है, उनकी घरेलू समस्याएं हैं, वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावित करती है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है। शांति रचना का पहला और प्रमुख आधार है कि जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, वास्तविक रूप में लोकतंत्र है, लोगों को न्याय मिल रहा है, लोगों को स्वतंत्रता है, लोगों को हर प्रकार के अधिकार है, लोगों में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं है, ऐसे राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति रचना का निर्माण करते हैं। शांति रचना का दूसरा प्रमुख आधार है न्यायपरक आर्थिक संरचना। यानी जिन देशों की आर्थिक संरचना न्यायपरक है, न्याय पर आधारित है, जिन देशों में आम नागरिकों को आर्थिक न्याय उपलब्ध है, उन देशों में असंतोष कम होता है, उन देशों में अमीर और गरीब के बीच संघर्ष कम होता है, उन देशों में बेरोजगारी, भूखमरी कम होती है, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के संघर्ष नहीं रहता। तो ये चीज़ें आर्थिक जो असमानताएं हैं, वो सारी ही एक प्रकार से आक्रोश का कारण बनती है। और ये आक्रोश जो है कई बार बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का रूप भी धारण कर लेता है। भारत में 2013 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में चलाया गया आर्थिक सुधार आंदोलन एक प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। इस तरह के आंदोलन देश में शांति रचना के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। यानी राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को अगर आर्थिक न्याय उपलब्ध है, देश के लोगों में अमीर और गरीब के बीच आर्थिक अंतर न्यूनतम है, और देश में समाजवादी व्यवस्था है, लोगों को काम धंधों की स्वतंत्रता प्राप्त है, राष्ट्रीय प्रॉपर्टी का लोगों को समान रूप से लाभ मिल रहा है, तो ऐसे देशों में संघर्ष की कम संभावना रहती है
और ऐसे देशों में शांति बनी रहती है और इसके साथ जो पड़ोस के राष्ट्र हैं या अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उस पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। तो शांति रचना का ये एक प्रमुख आधार है कि हर देश में प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक न्याय उपलब्ध होना चाहिए। निरंतर विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास भी जो है शांति रचना का एक प्रमुख आधार है। यानी विकास की गति जो है वो लगातार जारी रहनी चाहिए, कम हो या ज़्यादा हो, विकास लोगों का, देश का निरंतर होना चाहिए। जब प्रत्येक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विवादों को, द्वितीय व राष्ट्रीय समस्याओं को प्राथमिक मानकर अपनी रणनीति बनाएंगे तो राष्ट्रों में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, निम्न जीवन स्तर, अशिक्षा, अस्वस्थता धीरे धीरे कम हो जाएगी और राष्ट्र के लोगों में आंतरिक शांति बनी रहेगी। भारत व पाकिस्तान दोनों राष्ट्र कश्मीर समस्या को दूसरे दर्जे की मानकर सैन्य मामलों पर होने वाले खर्चों को अगर जन कल्याण में खर्च करेंगे तो इन राष्ट्रों के लोगों की दैनिक चुनौतियां कम होंगी और शांति की रचना होगी और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी शांत रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति बनी रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां जो है वो काफ़ी कम होंगी। तो इसलिए जो है निरंतर विकास, सतत विकास, प्रत्येक राष्ट्र में प्रत्येक नागरिक का अगर सतत विकास हो रहा है तो इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय शांति की जो चुनौती हैं वो अपने आप कम हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय शांति रचना का एक बड़ा आधार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय व्यवस्था है। जिस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र, सर्वोच्च, निष्पक्ष है उस देश में शांति बनी रहती है। उस देश के लोगों में न्याय को लेकर के किसी प्रकार का संघर्ष नहीं पाया जाता है। जिस राष्ट्र की न्यायपालिका स्वतंत्र व निष्पक्ष है वहाँ नागरिकों में किसी प्रकार का आक्रोश व संघर्ष देखने को नहीं मिलता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता व निष्पक्षता नागरिकों में प्रेम व समन्वय की भावना का विकास करती है। इससे राष्ट्र के लोगों में शांति बनी रहती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा राष्ट्र शांति प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थान पाता है। दूसरे राष्ट्रों में भी एक सकारात्मक संदेश जाता है और राष्ट्रों के बीच जो है किसी प्रकार का तनाव व टकराव जो है वो नहीं रहता, या धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर या किसी अन्य संकीर्ण आधार पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के घरेलू मामलों में भी इंटरवेंशन नहीं करता। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति रचना का एक बड़ा आधार स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्याय व्यवस्था का है। शांति रचना का एक बड़ा आधार धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता न केवल राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति रचना का एक प्रभावशाली आधार है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। जिन देशों में धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ राज्य के नागरिकों में धर्म के आधार पर संघर्ष नहीं पाया जाता और न ही कोई दूसरा राष्ट्र जो है उसके धार्मिक मामलों में, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। जिस देश के नागरिक धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करते हैं वहाँ के नागरिकों में किसी प्रकार का सांप्रदायिक संघर्ष नहीं पाया जाता और न ही उसके सांप्रदायिक मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाया जाता। दूसरे राष्ट्र ऐसे मामलों में इंटरवेंशन नहीं कर सकते। जिस देश के लोग मानवता को धार्मिक मामलों से ऊपर मानते हैं वहाँ किसी प्रकार का आक्रोश, संघर्ष व हिंसा का स्थान नहीं होता। राष्ट्र के लोगों में धर्मनिरपेक्षता सहयोग समन्वय को निरंतर बनाए रखती है और इससे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहती है। यानी जिस देश में लोग धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करते हैं, जिस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करता है, तो उस राज्य के लोगों में प्रेम के, सहनशीलता के, त्याग के गुण विद्यमान रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बंधुता, सहयोग व सद्भाव को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। शांति रचना का एक बड़ा आधार सहिष्णुता है। सहिष्णुता शांति रचना का एक प्रभावशाली आधार है। सहिष्णुता का मतलब है दूसरे लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं, दूसरे लोगों की सामाजिक भावनाएं हैं या राष्ट्रीय भावनाएं हैं, उनके प्रति जो है एक प्रकार का सकारात्मक विचार, सकारात्मक दृष्टिकोण सहिष्णुता कहलाता है। सहिष्णुता लोगों में मान सम्मान, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, बंधुत्व एवं मानवीय भावनाओं को बनाए रखने में मदद करती है। नागरिकों में धर्म, भाषा, जाति, प्रजाति
लिंग व क्षेत्र के आधार पर असहिष्णुता, आक्रोश, अशांति, संघर्ष व टकराव को बढ़ा देती है। विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों के नागरिकों में सहिष्णुता का ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। इसलिए विकासशील राज्यों में हमें राजनीतिक संघर्ष कम देखने को मिलता है। विकसित राज्यों में राजनीतिक संघर्ष कम देखने को मिलता है, जबकि विकासशील देशों में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कई प्रकार के संघर्ष पाए जाते हैं। तो सहिष्णुता जो है वो शांति रचना का एक बड़ा आधार है। जिस देश के लोग पूरी तरह से सहिष्णु हैं वो देश, उस देश के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहिष्णु होने में अपनी प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह करते हैं। ऐसे राष्ट्र जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति का संदेश देते हैं। जाति निरपेक्षता शांति रचना का एक बड़ा आधार है। जाति मुक्त व्यवहार नागरिकों में समानता, स्वतंत्रता, सम्मान व बंधुत्व की भावना का संचार करता है। जाति मुक्त नागरिकों में राष्ट्रवाद व अंतर्राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा देता है। जाति मुक्त व्यवहार जातीय तनाव व टकरावों पर नियंत्रण बनाए रखता है। जाति मुक्त व्यवहार का मतलब है मानवीय आधार पर दूसरे नागरिकों के साथ व्यवहार किया जाए। जाति के आधार पर किसी दूसरे नागरिक के साथ ऊंच नीच का व्यवहार न किया जाए। उदाहरण के लिए किसी भी देश के शिक्षित व विकसित समाज में जाति मुक्त व्यवहार को प्राथमिकता दी जाती है। भारत में ग्रामीण समाज की तुलना में नगरीय समाज में जाति का जो दुष्प्रभाव वो कम देखने को मिलता है। ज्यों लोग और रूसों ने भी युद्ध को अनावश्यक माना और कहा कि सामाजिक समझौता जो है वो युद्ध को रोकता है। लोगों में अगर किसी प्रकार की सहिष्णुता है, जाति को लेकर के किसी प्रकार का नकारात्मक व्यवहार नहीं है, तो उस राज्य के लोगों में शांति बनी रहती है। राज्य के लोगों में परस्पर प्रेम होता है, भाईचारे की भावना होती है, एक दूसरे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है और ऐसा राष्ट्र जो है पूरी दुनिया में एक सकारात्मक संदेश देता है, जिससे शांति रचना का मार्ग प्रशस्त होता है। शांति रचना का एक बड़ा आधार उदारवादिता है, लिबरलिज्म है। उदारवाद का मतलब है अपने विचारों को के लिए खुलापन। संकीर्ण विचारों को त्याग करके विचारों का दायरा जितना ज़्यादा विस्तृत होगा वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा शांति बनी रहेगी। जिस देश का नागरिक समाज जितना उदारवादी होगा वह समाज उतना ही खुशहाल, शांति प्रिय व विकसित होगा। उदारवादिता संकीर्ण विचारों पर नियंत्रण करती है। उदारवादिता में बंधुत्व, सहयोग, समन्वय व सह-अस्तित्व की भावना का विकास होता है। अशिक्षित समाज की तुलना में शिक्षित समाज ज़्यादा सहयोगी होता है एवं ज़्यादा सहिष्णु होता है। उदारवादिता राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति रचना में सहायक होती है। महात्मा गांधी का उदारवादी व्यवहार उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में पहचान देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसलिए प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उदारवादी विचारधारा एक प्रकार से उस राष्ट्र में के लोगों में भी शांति पैदा करती है, शांति रचना का निर्माण करती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे राष्ट्र शांति रचना का प्रेरणा स्रोत होते हैं। निशस्त्रीकरण भी शांति रचना का एक बहुत बड़ा आधार है। निशस्त्रीकरण का मतलब है हथियारों की प्रतिस्पर्धा को कम करना, हथियारों की दौड़ को कम करना, सैन्य बजट कम करना, सैन्य खर्च कम करना, सैन्य बजट पर विराम लगाना। निशस्त्रीकरण सैन्य संख्या, सैन्य साजो सामान व सैन्यीकरण पर नियंत्रण करता है, जिससे राष्ट्रों में एक दूसरे के प्रति भय, घृणा, आक्रोश व तनाव को कम करने में मदद मिलती है। शस्त्रीकरण से राष्ट्रों के बीच भय पैदा होता है। शस्त्रीकरण राष्ट्रों में घृणा पैदा करता है, आक्रोश को पैदा करता है, तनाव को पैदा करता है। वहीं निशस्त्रीकरण भय, घृणा, आक्रोश और तनाव को कम करने में मदद करता है। निशस्त्रीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास पूरे विश्व में शांति को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति रचना का एक बड़ा आधार भूमंडलीकरण है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया पूरे विश्व में शांति रचना का मनोवैज्ञानिक आधार है। भूमंडलीकरण का मतलब पूरी पृथ्वी जो है एक गांव के समान है। विश्व के लोगों की भौगोलिक और मानसिक दूरियां जो है बिल्कुल सीमित हो जाना,
पिछले एक दशक से हम देखें तो पूरे विश्व के लोगों में भूमंडलीकरण का तीव्र गति से अनुभव लोगों को प्राप्त हो रहा है। सूचना तकनीक ने जितनी यह भूतपूर्व प्रगति की है उसे पूरी दुनिया जो हमें एक विश्व गांव के रूप में दिखाई देती है। एक नक्षत्र विशेष की घटना चंद मिनटों में उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है, वैश्वीकरण हो जाता है। वस्तु और सेवा का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक प्रकार से वैश्वीकरण कहलाता है। मुक्त बाजार व्यवस्था ने पूरी दुनिया के लोगों में सहयोग, समन्वय एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना का संचार किया। भूमंडलीकरण से व्यक्ति में अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना का विकास हुआ है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति रचना में सहायता मिलती है। तो आज का हमारा ये लेक्चर था कि शांति रचना से क्या अभिप्राय है, शांति रचना कितने प्रकार की होती है, शांति रचना के प्रमुख आधार क्या हैं। शांति रचना से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।